हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले समुच्चय का पूरक पढ़ा था। और बच्चों, समुच्चय के पूरक में प्रश्नावली जो 1.5 है उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने घर से करने के लिए दिए थे। तो प्रश्नावली 1.5 के ही जो क्वेश्चंस कुछ बचे थे, आज हम उनको देखेंगे। तो बच्चों, प्रश्नावली 1.5, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिए थे। तो अब जो क्वेश्चन था, एक तो क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने बोला था कि मैं कराऊंगा। तो बच्चों देखो, इसमें थोड़ा थोड़ा मैं इसको बता भी देता हूँ, थोड़ा कुछ मतलब ये प्रश्न नंबर 3 है ना, इसके 11 पार्ट हैं टोटल, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट भी देता रहूँगा, किसी किसी में खुद कर लेना, ठीक है, और कुछ में मैं बता भी दूँगा। तो प्रश्न नंबर 3 में है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को समझते जाना के लिखा है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, तो आया समझ में, मानते हुए निम्न समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसको n बोलते हैं, पता है ना, कैपिटल N, इसको क्या मानना है, सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। u की वैल्यू हमें एक तरीके से पता हो गई, ठीक है ना। तो निम्न समुच्चयों के पूरक लिखिए। वैसे भी मैंने बताया था, जब भी किसी समुच्चय का पूरक निकालना हो तो उसमें बिना u के हम उस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा है कि जो ये क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन में u यही है बस, ठीक है ना। इसमें प्रश्न नंबर 3 के अंदर जो पार्ट्स हैं, टोटल 11 पार्ट्स हैं, तो 11 के 11 पार्ट्स के लिए u यही है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है बच्चों। तो प्राकृत संख्या, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो जाए, हम उसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। अगर हम, जो हमारा u है क्या है, वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ना। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मतलब क्या है, एक तरीके से ये है ना, 1 2 3 4 5 से लेके इस तरीके, बल्कि 3 डॉट लगाते हैं, पता हुआ, ऐसे करके ये हो जाता है, ठीक है। यही तो है n, या इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। हमारा u क्या है, n ही तो है, ठीक है। ये खाली मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसको लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन बस तुम थोड़ा सा समझ जाओगे ना, तो एकदम से तुम्हें इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो बच्चों देखो, जैसे नंबर 1 है, जो समुच्चय दे रखा है वो है x, इस प्रकार से कि x क्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है, प्राकृत सम संख्या है। तो इसको पहले तुम मान लो, इसे कुछ मान लो, इसको मान लेते हैं a, मान लेते हैं अपनी ओर से, ठीक है, ताकि हम a का पूरक निकालें, ठीक है। तो a मान लिया। प्रश्न नंबर जो 3 का फर्स्ट है, उसमें 3 के सारे 11 जो पार्ट्स हैं उनको नाम नहीं दे रखा उन्होंने, तुम अपनी ओर से नाम दे सकते हो अपने, उससे तुम्हें सुविधा होगी ना। तुमने नाम दे दिया इसे, अगर ये एक प्राकृत सम संख्या है। तो अब हमें इसका पूरक निकालना है ना बच्चों, तो a का पूरक, ठीक है, इसका पूरक कुल मिला के, ठीक है। तो इसका पूरक कितना होगा बच्चों, हमें क्या करना है, हमें u में से क्या करना है, a को माइनस करना है ना। तो बच्चों u है क्या, ध्यान से देखो, u है प्राकृत संख्या, और a क्या है, a है x, एक प्राकृत सम संख्या। तो प्राकृत सम संख्या कौन सी होती है बच्चों, 2 4 6 8। इसका मतलब है, हमें पता है कि a का पूरक का मतलब होता क्या है। a का पूरक, किसी भी समुच्चय के पूरक का मतलब क्या होता है कि हम उस समुच्चय को के अवयवों को, ठीक है ना, किसके अवयवों से हटा देते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा देते हैं। हमें इस a का पूरक निकालना चाहते हैं, तो हम इसको हटा देंगे सार्वत्रिक समुच्चय में से। तो सार्वत्रिक समुच्चय में क्या थे, सारी प्राकृत संख्याएं थी ना, 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। तो हम क्या करेंगे, इससे प्राकृत संख्याओं को प्राकृत सम संख्याओं को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सम संख्याओं को हटाना शुरू करो। तो सम संख्याएँ कौन सी थी यहाँ पे, 2 4 6। तो जब हम सम संख्याओं को हटाते जाएंगे तो हमारे पास कौन सी संख्याएं बचेंगी, 1 3 5 7। तो ये कौन सी संख्याएं भी बच्चों, ध्यान से देखो, अगर हम सम संख्याओं को हटा देते हैं कौन सी बचती हैं, विषमी तो बचती हैं, ठीक है। तो ये समझना है, समझ में आ जाएगा तो तुम एकदम से इसके आंसर को लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अगर सारी प्राकृत संख्याओं में से प्राकृत सम संख्याओं को हटा देंगे तो हमारे पास प्राकृत विषम संख्याएँ तो बचेंगी। तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स क्या है,
एक प्राकृत विषम संख्या है। ठीक है, एक का पूरक मतलब सम नहीं है। ठीक है ना, सम नहीं है तो कौन सी होगी, विषम होगी फिर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया बच्चों। तो ऐसे ही बच्चों इसका सेकंड वाला पार्ट है, ये खुद करना है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में क्या, सेकंड वाले पार्ट में ये है क्वेश्चन कि x एक क्या है, प्राकृत विषम संख्या, ये क्वेश्चन है। तो विषम संख्या है तो तुम्हें क्या करना है, u में से हटाना है। तो विषम में से विषम को हटा लो तो कौन सी बचेगी, सम। तो उल्टा है, उस क्वेश्चन में a का मान ये है, उसका आंसर ये आएगा, प्राकृत सम संख्या। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। ए मैं खुद से मान रहा हूँ सबको, ठीक है ना। x संख्या 3 का एक धन गुणज है। ठीक है, x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं बच्चों, इसमें संख्याएं आ रही हैं जो 3 का धन गुणज है। ठीक है, 3 का धन गुणज मतलब 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके की संख्याएं आ रही है ना। तो तुम्हें तो इसका पूरक चाहिए। पूरक का मतलब है तुम्हें, इसका मतलब ये संख्याएं नहीं चाहिए, मतलब इसमें से ये हटा दो, 3, 6, 9 ये हटा दो। तो कौन सी संख्याएं बची, वो संख्याएं तो बची जो 3 का धन गुणज नहीं है। ठीक है ना, तुम्हें तो चाहिए थी ये 3, तुम्हें तो दे रखा है 3 का धन गुणज, और तुम्हें चाहिए कि ये ना हो, ए नॉट। ठीक है ना, पूरक का मतलब होता है इसको हटा लेते हैं, मतलब धन गुणज नहीं। तो हम सीधा सीधा इसमें आंसर में क्या लिख सकते हैं बच्चों कि क्या है, x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका धन गुणज नहीं है। तो ये बच्चों इजीली क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, इसको भी ए मान लेते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी। x क्या है, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, x एक क्या है, अभाज्य संख्या। इसको बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, जो तुम्हारे मन में आ रहा होगा सीधा सीधा, मुझे पता है क्या आ रहा होगा तुम्हारे मन में होगा कि सीधा सीधा हम लिख देंगे यहाँ पे कि x एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो पहले थोड़ा भाज्य के बारे में देख लेना कि होती कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, देखो 2, 3, 5, 7 कुछ इस टाइप की होती है ना, 11, 13, 17, 19। मतलब जो संख्याएं क्या होती हैं, या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर एक से विभाजित होती हैं। ठीक है, और भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि 4 है, 4 का क्या है, 4 से तो होता है, 1 से भी होता है, लेकिन 2 से भी हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही बाकी संख्याएं 6 ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी। ठीक है, 8, 9, ठीक है ना, 10। तो ये सब संख्याएं कैसी होती हैं, भाज्य होती हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों इनमें एक संख्या होती है, कौन सी संख्या, 1। ठीक है, तो बच्चों ये भाज्य में भी नहीं आती ये संख्या, और ना ही ये ना संख्या अभाज्य के अंदर आती है, ना ही ये भाज्य में आती है। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से हो गया। ये सब संख्याएं तो आ जाएंगी भाज्य में। ठीक है, जो इधर मैंने लिखी हैं, और ये सब संख्याएं कौन सी है, अभाज्य। वैसे तो अभाज्य जो तुम्हें पता है कि अभाज्य संख्याओं की जो डेफिनेशन है वो स्वयं से या एक से, तो ये संख्या वैसे खुद से भी हो रही है एक से, और एक से भी होती है। ठीक है, लेकिन ये इसलिए अभाज्य नहीं है कि अभाज्य संख्याओं के फैक्टर भी 2 अलग अलग फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसके अलग अलग फैक्टर हैं। इसका मतलब जैसे 2 है तो 2 का 2 × 1 है। ठीक है, 3 का 3 × 1 है, लेकिन इसका 1 × 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या के अंदर हम इसमें अलग अलग इसके फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर, एक ही की 2 बार गुणा गई है एक की। ठीक है, तो इस वजह से इसे अभाज्य में नहीं रखते हैं। ठीक है, बाकी भाज्य में तो ये हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। ठीक है, भाज्य का तो सीधा सीधा हमें पता है कि जो अपने अलावा और एक के अलावा भी दूसरे से भाग चली जाए, दूसरे से तो कभी भी भाग नहीं, मतलब इसमें इसके होने के चांसेस थे, लेकिन इसको नहीं रखा जाता। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है हमें, अब मैं तुम्हें इतना सारा क्यों बताया, हम
इसको सीधा, इसका मतलब हम ये नहीं लिख सकते कि ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या नहीं। इसमें इसको हमें थोड़ा सा अच्छे से लैंग्वेज में बना के लिखना पड़ेगा कि अगर अभाज्य संख्याओं को हम निकाल देते हैं बच्चों, तो कौन सी वाली संख्याएं बचती हैं, ये संख्याएं बचती हैं, भाज्य संख्या और कौन सी, एक। तो हमें ये लिखना, बस ये ऐसे नहीं लिखना कि अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखना। हमें क्या लिखना है, अभाज्य को हटा दो तो कौन सी बचती है, एक तो भाज्य संख्या, या तुम ये लैंग्वेज भी नहीं लिखोगे, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो तुम कि अगर हम अभाज्य को हटा देते हैं तो भाज्य बच जाती है, ठीक है, ये भी तो लिख सकते हो तुम। जैसे हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से की गलती नहीं करनी कि जैसे यहाँ पे लिखा था कि प्राकृत सम संख्या है, तो सम को हटा देंगे तो आंसर भी सम होता है। ऐसे ही अगर हमने अगला क्वेश्चन था कि विषम संख्या, तो विषम को हटा देंगे तो सम हो जाएगा। तो ऐसे ये नहीं करना कि अभाज्य है, अभाज्य को हटा देंगे तो भाज्य बच जाएंगी, नहीं, भाज्य तो बचेंगी, साथ में एक भी बचेगा। तो भाज्य को अलग से शो करना है बच्चों, और एक को अलग से शो करना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूँ। तो इसका जो पूरक है वो ऐसे लिखा जाता है कि x क्या है, एक धन जरूर लिखना, भाज्य संख्या, क्योंकि धन भाज्य संख्या माइनस में भी तो हो सकती हैं, एक धन भाज्य, धन इसलिए क्योंकि जो प्राकृत संख्या है वो पॉजिटिव ही तो होती हैं, तो x एक धन भाज्य संख्या है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आ सकती है, क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, या तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, या x इक्वल टू कितना है, एक, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ज़रूर लिखनी है, और या लिखना, और नहीं लिखना। और का मतलब तो कॉमन हो गया, मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तब तो कुछ मिल ही नहीं पाएगा हमें, ठीक है। तो या लिखना था हमें, या का मतलब है ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है ना, या का मतलब यूनियन, इसको ये भी आ सकता है या ये आ जाए, ठीक है। तो x एक धनभाज्य संख्या है, या x इक्वल टू क्या है, 1 है। तो अब इसमें हमारा अभाज्य संख्याएँ हट गई हैं, क्योंकि धन भाज्य संख्याएँ भी अभाज्य संख्या नहीं होती, एक भी अभाज्य संख्या नहीं होती। तो ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों को, तो इसका जो फिफ्थ वाला है, x 3, ये भी थोड़ा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, ठीक है बच्चों। लैंग्वेज अच्छे से समझनी है इसकी। दरअसल तुम इसका आंसर तो लिखने के लिए लिख सकते हो, लेकिन आंसर इसका गलत लिख दोगे, मतलब गलत लैंग्वेज लिख दोगे। नॉर्मली तुम यही तो बोलोगे 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली, 3 और 5 से ना विभाजित होने वाली संख्या, ऐसे लिखोगे ना, ये आंसर गलत हो जाएगा। 3 और 5 से ना विभाजित होने वाली, कैसे गलत होगा मैं ये बता देता हूँ। देखो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, पहले देख लेते हैं ए में कौन कौन सी संख्याएँ रही हैं। ए में बच्चों संख्याएँ आ रही हैं 3 और 5, मतलब 3 से भी विभाजित हो और 5 से विभाजित हो, तो ऐसी कौन सी संख्या होती है, ऐसी तो होती है 15, 30, 45, 60। देखो ये संख्याएँ क्या हैं, 3 से भी विभाजित होगी, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 3 से विभाजित होगी, 3 दशमलव 30 और 5 छक्के 30, ठीक है। 3 से 15 बार चला जाएगा, और 5 से भी चला जाएगा, ये 3 से भी चला जाएगा, ये 5 से भी चला जाएगा। तो ये संख्या 3 और 5, और का मतलब है दोनों से, 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी। और अब तुम इसका आंसर ये नहीं दे सकते हो क्या कि ये संख्या 3 और 5 से विभाजित ना होने वाली, ठीक है। और ऐसा क्यों करोगे तुम, मैं ये बता देता हूँ ज़रा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक संख्या 9 है और एक संख्या 8 है, ठीक है। तो इसके लिए तो तुमने कौन सी लैंग्वेज लिखी, तुमने लिखी कि 3 और 5 से विभाजित ना होने वाली, मतलब जो 3 से भी विभाजित ना हो और 5 से भी ना हो। तो ये तो ठीक है, ये ना 3 से विभाजित है और ना 5 से, ठीक है ना, 3 से और ना 5 से, 3 से और 5 से। लेकिन ये वाली अगर संख्या देखोगे, ये 3 से तो विभाजित है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तो देखोगे तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये भी संख्या नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो चाहिए थी 15, 30, 45, 60 इस टाइप की जो दोनों से विभाजित होती हैं, और हमने बोला कि जो दोनों से विभाजित ना होने वाली हो। तो वहाँ पे तो हमने ध्यान से देखा तो हमें कौन सी वाली संख्या मिल रही, ये मिल रही, इस टाइप की मिल रही है, ठीक है ना। तो ये संख्या छूट रही है ना, ठीक है, ये वाली संख्या छूट रही है। ये क्यों छूटी, क्योंकि ये 3 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं है, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज तुम्हें थोड़ा सा बदल के लिखनी है बच्चों। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये तो वो वाली संख्याएं हैं, ठीक है, जो क्या होंगी 3 से भी और 5 से भी। अब तुम्हारे पास कौन कौन सी संख्याएं बची, तुम्हें 3 टाइप की संख्याएं बचेंगी बच्चों। एक तो जो 3 से होंगी, ठीक है, 5 से नहीं होंगी।
दूसरी ये होंगी कि जो 5 से होंगी, ठीक है ना, और 3 से नहीं होगी, जैसे 10, ये 5 से 3 से नहीं है, ये 3 से 5 से नहीं है, और एक ऐसी होंगी जो तीनों से ही नहीं होंगी, दोनों से ही विभाजित नहीं होंगी। तो ये तीनों कैटेगरी आएंगी बच्चों, ठीक है ना, मतलब इनको हटा देंगे तो ये तीनों कैटेगरी आएंगी। तो तुम्हें इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चों, लिखने का तरीका ये है कि 3 से भी विभाजित ना हो, ठीक है ना, 3 से विभाजित ना हो, या शब्द का प्रयोग करेंगे, या 5 से विभाजित ना हो, 3 से विभाजित ना हो या 5 से विभाजित ना हो। जैसे अगर हम फिर हम इसे लगा के देखते हैं कि हम सही बोल रहे हैं, 3 से विभाजित ना हो या 5 से विभाजित। जैसे इसको देखते हैं तो 3 से विभाजित ना हो, 3 से तो है, या 5 से ना हो तो 5 से नहीं है, तो आगे सही हो गया है। नेक्स्ट है, इसको देखते हैं, 3 से ना हो तो ये 3 से तो नहीं है ना, ये तो ये भी सही हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट इसको देखते हैं, 3 से ना हो तो ये भी नहीं है, 3 से नहीं है, या 5 से ना हो, ये 5 से भी नहीं है, ठीक है। तो सारी की सारी इस कैटेगरी में आ रही हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, यही लिखना है, 3 से विभाजित ना हो या 5 से भी विभाजित ना हो। तो बच्चों यहाँ पे ये लिखना तुम्हें x बिलोंग्स टू n भी लिख देना, क्योंकि x एक प्राकृत संख्या है ना, क्योंकि बिना प्राकृत संख्या में जो माइनस वाली संख्या है वो भी इसमें आ सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू n लिख देना तुमने, और क्या लिख देना, और x 3 से भाज्य नहीं है, या बोला था ना, या लिखना है, या 5 से भाज्य नहीं है, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू n, और x क्या है, 3 से भाज्य नहीं है या 5 से भाज्य नहीं है, ठीक है। ये लैंग्वेज लिखनी है तुम्हें, x 3 से भाज्य नहीं है, या x क्या है, या 5 से भाज्य नहीं है। तो ये लिखोगे तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। x बिलोंग्स टू n भी लिख देना ज़रूर। नेक्स्ट बच्चों इसका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चों ये है, x एक क्या पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें सिंपल है बहुत ज़्यादा, इसमें तुम्हें ये लिखना है, इसका पूरा का अगर हम लिखेंगे तो x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और जो तुम्हें लिखना है, यहाँ पे भी तुम्हें ना ये x बिलोंग्स टू n ज़रूर लिख देना कि एक प्राकृत संख्या ही है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम्हें कि x बिलोंग्स टू n, और क्या लिखना है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन साथ में प्राकृत के अंदर ही तो आनी चाहिए वो, क्योंकि जो u दे रखा है, u तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ना, u जो सार्वत्रिक समुच्चय, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हो गया, x बिलोंग्स टू n, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका जो नेक्स्ट है, इसका इसमें है, ये खुद ही करेंगे, x एक पूर्ण घन संख्या। तो सेम वही, x बिलोंग्स टू n, और x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, देखो आसान है ये, बस समझ लेना थोड़ा अच्छे से कि x प्लस 5 बराबर 8। सबसे पहले तो निकालते हैं इसे रोस्टर फॉर्म में कि ये इसमें अंदर आएगा क्या क्या। तो इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस 5 बराबर बच्चों जब 8 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। इसका मतलब a का मान हमें पता चल गया, a का मान सीधा सीधा क्या है, 3 है, ठीक है। क्योंकि x ही तो a के अंदर x ही तो है सारे के सारे, तो x की जितनी भी वैल्यू होंगी, चाहे 10 वैल्यू आए 20 वैल्यू आए, यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है x की। तो 8 में से 5 गया 3, तो a बराबर 3 हो गया। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या निकालना है, हमें a का पूरक निकालना है। तो हमें क्या करना है, प्राकृत संख्याओं में से 3 को हटा देना है, ठीक है ना, a को हटा देना। तो 3 हमें नहीं चाहिए बस। तो हम कैसे लिखेंगे इस बात को लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू n, x क्या एक प्राकृत संख्या तो है, ठीक है ना, लेकिन क्या नहीं है, और लेकिन x क्या है, 3 नहीं है। बस ये लिखना कि x बिलोंग्स टू n, x एक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, लेकिन उसमें 3 नहीं है, मतलब 3 को हटा देना। तो 1 2 4 5 6 इस तरीके से बच जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों जो इसका अगला ये वाला है, ये खुद से कर लोगे, अगला वाला है ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। x इक्वल टू वाला है, तो उसमें x इज़ नॉट इक्वल टू करके तुम उस क्वेश्चन को कर लोगे। नेक्स्ट है बच्चों, इसका है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो जरा क्या इसका क्या मतलब हुआ। अगर मैं नंबर लाइन खींचूँ, ठीक है ना, नंबर लाइन खींचूँ, तो ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, ये -1 -2
इस तरीके से। तो कहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, x का मान क्या है 7 होगा या 7 से क्या होगा बड़ा होगा, तो ये है x, इधर की साइड चल रहे हैं हम, ठीक है ना। 7 भी है, ध्यान रखना, और 7 भी है, 7 से बड़ा भी है। हमें चाहिए पूरक, मतलब हमें पूरक का क्या मतलब होता है, हमें ये वाली चीज़ चाहिए ही नहीं, ठीक है ना, इसको हटा लेना। तो प्राकृत संख्याएँ थी कहाँ तक, प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू है ना, यहाँ तक 1 से, तो हम यहाँ से ले रहे हैं 1 से। तो हमें क्या चाहिए, ये वाली संख्या हमें चाहिए ही नहीं, तो इन संख्याओं को हटा दो बच्चों, ठीक है। कौन सी, 7 और 7 से ऊपर की संख्या। तो हमारे पास कौन सी संख्याएँ बची, 1 2 3 4 5 6, बस। वैसे तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको मतलब अगर मैं 7 और 7 7 भी हटानी है, ध्यान रखना इसमें 7 भी आ रही है, इसका मतलब है 7 8 9, तो 7 को भी हटा देना। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 2 3 4 5 6। वैसे तो ये आंसर है, या मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी लिखना चाहता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए कि कभी मान लो यहाँ पे थोड़ी बड़ी संख्या दे दी, 20 दे दी, 21 दे दी, तो ऐसा नहीं कि तुम सारी संख्याएं लिखते रहो, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, या इसको ऐसे लिखना है तुम्हें, ध्यान रखना कि x बिलोंग्स टू, सबसे पहले तो ये बात तो लिखेंगे कि x एक प्राकृत संख्या है, और ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि x की वैल्यू क्या है, ये तो था 7 से बड़ा या 7, अब इधर वाली संख्याएं क्या हैं, ध्यान से देखो, ये 7 से क्या है छोटी, या 7 भी इक्वल टू भी आएगा क्या, जब ये 7 से बड़ा है तो सीधा सीधा हमें 7 से क्या लिखना है यहाँ पे, इसका अगर हमें ये चीज़ नहीं चाहिए ना, तो ठीक इसके ना तुम्हें साइन बदल देना है, लेकिन साइन केवल ये बदलना और इक्वल टू हटा देना है, इसका ध्यान रखना। तो इस चीज़ को माइंड में रख लेना कि इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है। देखो कैसे, मान लो तुमसे पूछा कि इसका उल्टा क्या, इसका उल्टा मतलब इसको हटाना है, तो तब इसका उल्टा क्या होगा, तो तुम्हें लेस देन की जगह ये चिन्ह लगा देना और ये वाला हटा देना। इसका पूछते हैं तो इसका क्या होगा, तो तब तुम्हें ये ग्रेटर देन की जगह ये लेस देन वाला लगा देना और ये इक्वल टू हटा देना। तुमसे पूछते हैं कि इसका क्या होगा, इसका करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये लगाना है उल्टा और इसमें साथ में इक्वल टू भी लगा देना, और इसका पूछते हैं तो इसके लिए ये कर देना। तो ये इनके इस तरीके से तुम इनको पूरक लिख सकते हो, इसका पूरक ये, इसका पूरक ये, इसका ये और इसका ये। तो इस तरीके से बच्चों इसे हम लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बच्चों जो नेक्स्ट वाला है इसका 11th वाला, वो खुद कर सकते हो, स्वयं करें, इसी लेस देन ग्रेटर देन वाला ये हो। प्रश्न नंबर 5 में बच्चों जो पूछा गया है कि बताइए कि वेन आरेख खींचना है, ठीक है ना। वेन आरेख खींचिए, प्रत्येक के लिए जो निम्न दे रखे हैं वेन आरेख खींचिए। तो मैं एक एक करके बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है वो है ए यूनियन बी, मतलब ए सम्मिलन बी का क्या हो जाएगा, ये पूरक, ठीक है। तो इसको बनाएं, मेरे ख्याल से बहुत इजीली बन जाएगा। ये यू है, ये ए है, ये बी है, तो ये ए है, ये बी है, तो ये ए है, ये बी है, तो ए सम्मिलन बी कितना होगा, ए, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा ना, ये सारा एरिया आ जाएगा, ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें इस चीज़ का भी पूरक चाहिए, मतलब पूरक का मतलब ही ये होता है कि वो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो ये चीज़ नहीं चाहिए, तो कौन सी चीज़ बच जाएगी, ये बाहर का, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। बाहर को हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो ये बाहर वाले को हम अच्छे से, तुम पेंसिल से, ये थोड़ा सा भी ढंग से हो नहीं रहा है, तुम इसे पेंसिल से अच्छे से सेट कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाहर वाला हो जाएगा ये। तो यही हमारा ए यूनियन बी का पूरक आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक। ए का पूरक और बी के पूरक में कॉमन, मतलब सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है ना। इसके लिए हम ऐसा करते हैं सीधा, मतलब हमें थोड़ा सा समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि इसको, तो ऐसा कर लेते हैं, ए का पूरक भी निकाल लेते हैं और बी का पूरक भी निकाल लेते हैं, जो उनका कॉमन वाला एरिया होगा। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, तो ये तो ए है, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है। तो ए का पूरक का मतलब क्या होता है, जो ए में नहीं है, ठीक है। पहले हम उसे निकालते हैं, अभी वो हमारा आंसर नहीं है, ध्यान रखना। तो उसे हम ऐसा करते हैं, ऐसी सीधी लाइन से खींच लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए का पूरक को मैं करूँगा ऐसी लाइन से, ठीक है ना। और बी का पूरक भी निकालूंगा मैं, उसको मैं करूँगा ऐसी लाइन से,
ठीक है। तो ए का पूरक, तो ए का पूरक मतलब जो ए नहीं है, ए नहीं है ना, तो ए के ठीक बाहर हमें लाइनें खींचनी है। ए नहीं है, ए नहीं चाहिए, बस बच्चों ध्यान रखना, इस तरीके से खींचते जाएंगे हम, ठीक है ना। ए नहीं है, बस ए नहीं चाहिए तुम्हें, ए पे मत खींचना बिल्कुल भी लाइन। ए का पूरक का मतलब बी पे बिल्कुल खींच सकते हो, लेकिन ए पे नहीं खींच सकते। ओहो सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने ए पे भी खींच ली कुछ लाइनें, ठीक है। ये वाली लाइनें नहीं है, ठीक है। ये बाद में हो जाएगा, ये अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा, लेकिन ठीक है ना, और बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के ए के अंदर हमें कोई लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है ना। ए को ऐसे ही रहने देना, ए के अंदर हमें एक भी लाइन नहीं खींचनी ऐसे सीधे में। तो ए का पूरक का मतलब हो ए नहीं, ये हो गया। अब हम लेंगे बी का पूरक, बी का पूरक मतलब बी नहीं। तो अब हम खड़े में लाइन खींचेंगे, लेकिन बी से होके नहीं जानी चाहिए वो लाइनें। तो मैं इस तरीके से खड़े में लाइनें खींच रहा हूँ, वो बी से होके नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। ए से होके चले जाए कोई बात नहीं, वो बी से, अब ध्यान से देखना बी आ गया, ठीक है। बी से होके नहीं जानी चाहिए वो लाइन। तो बच्चों हमें क्या चाहिए था, लेकिन हमें तो चाहिए था ए का पूरक और इंटरसेक्शन बी का पूरक, मतलब हमें कॉमन चाहिए। कॉमन का मतलब क्या है बच्चों, दोनों जहाँ पे, मतलब जहाँ पे खड़ी ऐसी पड़ी लाइनें भी और खड़ी लाइनें भी। तो वो कौन सा एरिया, ध्यान से देखो, वो एरिया ये है बच्चों, ये देखो दिख रहा है, ये मतलब जो ना अंदर वाला, इसके अंदर वाला, ना इसके अंदर वाला, बल्कि ये पूरा बाहर वाला। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसा करते हैं, हम सेट कर लेते हैं जो हमें चाहिए। हमें तो ये चाहिए ना वैसे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ऐसे करके सेट कर लेते हैं। तो ये जो हमने सेट किया ना, ये चेक वाला, खाली चेक वाला, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखोगे पिछला और ये वाला आंसर सेम ही है। वो इसलिए भी, वो डिमॉर्गन नियम में ऐसे ही तो होता है, ए यूनियन बी का पूरक इसी के बराबर तो होता है। इसलिए पिछली बार भी हमारा यही आया था, वो थोड़ा हमने आसानी से निकाल दिया था, इस बार निकालने में थोड़ा परेशानी भी, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा, ये जो शेडेड एरिया है ये हो गया ए और इसका। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये भी आसान है, ये है ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक, ठीक है। तो ये जैसे ए यूनियन बी का पूरक किया था, वैसे ये भी हो जाएगा इजीली, ठीक है। क्या होगा, हम यहाँ पे ए बना लेंगे, ठीक है ना, ये, और हमने ये भी बी बना लिया, ठीक है ना। तो ये है ए सर्वनिष्ठ बी। पहले तो ए सर्वनिष्ठ बी देख लेते हैं कौन सा, ध्यान से देखना है, अभी मैं सीधा कर नहीं रहा हूँ। ए सर्वनिष्ठ बी यही तो होता है, मतलब कॉमन दोनों में, ये वाला। लेकिन हमें इसका पूरक चाहिए, इसका मतलब हमें ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। तो ये नहीं चाहिए, इसके अलावा बाकी का पोर्शन चाहिए। तो मैं बाकी का सारा पोर्शन तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, बस खाली मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये ए सर्वनिष्ठ भी ये होता है, हमें इसका पूरक चाहिए, मतलब हमें ये नहीं चाहिए। जिस भी चीज़ का पूरक चाहिए होता है वो हमें नहीं चाहिए होता, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से, उसे हम एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा लेते हैं वो अवयवों को। तो वो मैंने हटा लिया, इसको मैंने हटा लिया, ठीक है। हमें ए सर्वनिष्ठ बी मतलब कॉमन वाला हटाना था, तो ये हटा दिया। तो बचा कौन सा, ये वाला जो मैंने सेट किया। तो ये एक तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा कि ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक। नेक्स्ट है बच्चों ए का पूरक यूनियन बी का पूरक, ठीक है। तो इस वाले को करने के लिए हम इसी मेथड से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो डिमॉर्गन नियम से देखोगे उसका आंसर, इसका आंसर यही आना चाहिए, ये दोनों एक आने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम करते हैं ए का पूरक, ये ए ये बी ए, तो ए का पूरक फिर से हम ऐसे ही कर लेते हैं। ए के पूरक को हम ऐसी लाइनें बना देते हैं, ठीक है। ये ए का पूरक हो गया, ठीक है। ए का पूरक मतलब ए नहीं लेना है, ये ए का पूरक हो गया, ठीक है। ऐसी ऐसी लाइनें ध्यान से समझना इसको, ए का पूरक में ये हमने ले लिया, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्या है, बी का पूरक में हम ऐसी ऐसी लाइनें बना लेते हैं। बी का पूरक मतलब बी नहीं लेना है, ठीक है। तो बी को मत लेना बिल्कुल भी ऐसे। ये तो हमारा चित्र तो लगभग वो जो हमने पहले बनाया था ना उसके जैसा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन आंसर देखो, थोड़ा आंसर डिफरेंट होगा। आंसर इसलिए डिफरेंट होगा, पिछली बार बोला था कि
सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन, तो कॉमन में हमने चेक वाले देखे थे, ठीक है ना, चेक वाले। लेकिन इस बार कॉमन नहीं बोला, इस बार यूनियन मतलब सम्मिलन बोला है। सम्मिलन में कौन से आते हैं बच्चों, सम्मिलन में बताया था ना, इसके अवयव भी आते हैं, इसके भी आते हैं, और जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है तुम्हें क्या लेने हैं, इसके अवयव, मतलब तुम्हें ऐसी वाली लाइनें वाला भी लेना है, ऐसी लाइनों वाला भी लेना है जो कॉमन वाला। कुल मिला के तुम्हें वो सारा एरिया लेना है जहाँ पे कहीं कुछ ना कुछ लाइनें खींची हों, ठीक है ना। जो तो तुम्हें सारी लाइनों वाले एरिया को कवर करना है। ये जो चेक वाला है, यहाँ पे भी लाइनें खींची हैं, देखो इस जगह पे भी, इस जगह पे भी लाइनें खींची हैं। तो जहाँ जहाँ पे लाइनें खींची हैं वो सारी जगह कर लो। यूनियन का सम्मिलन का मतलब होगा सबको मिला दो, ठीक है ना, सब चीज़ चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस बार देखोगे आंसर, देखोगे ये और ये आंसर एक ही, तो केवल यही एरिया तो छोटा बीच का, बाकी तो सब हमने कर लिया ना, ठीक है ना। बस ये बीच वाला एरिया छूट रहा है, देखो ये आंसर, ठीक है। इसको अच्छे से पेंसिल से कर लेना। तो ये एरिया क्या आ गया, और आना भी था ये इन दोनों के, ये और ये बराबर ही आना था, क्योंकि डी मॉर्गन नियम भी यही कहता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 7th में भी मैंने होमवर्क दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि मान लीजिए, ये है प्रश्न, देखो, माना किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय तो इसमें सारे के सारे त्रिभुजों का समुच्चय हो गया, ठीक है, सारे ही त्रिभुज आ गए। अब देखते हैं कि क्या दे रखा उन्होंने, ए, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम, जिनमें लिखा है, ठीक है ना, जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो ए का पूरक क्या होगा। तो ए का पूरक का मतलब है हमें ये वाले त्रिभुज अगर हम हटा दें सारे त्रिभुजों से, तो हमें कौन से त्रिभुज मिलेंगे। सबसे पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इस चीज़ को समझना है कि ये लिखा क्या है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, तो इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। हमें कौन से त्रिभुज चाहिए जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न, ये वाली चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, कम से कम का क्या मतलब होता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि कम से कम तुम्हें जो पेपर है उसमें तुम्हें 80 नंबर तो लाने ही हैं कम से कम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 80 या 80 से ज़्यादा लाने हैं तुम्हें। कम से कम 80 का मतलब होता है 80 या 80 से ज़्यादा नंबर लाने हैं तुम्हें, ठीक है। तो कम से कम एक कोण का भी यहाँ पे यही मतलब हुआ कि एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं 60 से भिन्न, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन आ सकती है कि इसमें 3 टाइप के त्रिभुज आ सकते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज तो वो आ सकता है जिसका एक एंगल मतलब 60 नहीं है, ठीक है ना, 50 है। एक ऐसा आ सकता है जिसके 2 60 नहीं है, एक 50 है, दूसरा भी क्या है 50 है। और एक त्रिभुज ऐसा आ सकता है इसके तीनों ही 60 नहीं है। मतलब हमें ये तीनों ही कंडीशन, हमें तो पूरक चाहिए ना, हमें ना ऐसा चाहिए। पहले ये समझ लो कि कम से कम एक कोण 60 से भिन्न का क्या मतलब हुआ कि एक कोण 60 से भिन्न हो, ठीक है ना, मतलब 60 ना हो, 2 कोण 60 ना हो, और तीनों के तीनों कोण क्या हो 60 ना हो, ठीक है। तो हमने पहले इस तरीके से देख ली त्रिभुज, तो हमें ये तीनों ही कैटेगरी नहीं चाहिए। मैंने 3 त्रिभुज बना दिए, एक का एंगल केवल 50 डिग्री है, ठीक है ना, एक एंगल, इसके हमें दोनों एंगल पता है, एक 50 है एक 70 है। तो ये भी कम से कम एक कोण, इसका एक कोण 60 नहीं है, इसके दोनों कोण 60 नहीं है, एक 50 है और एक 70 है, 60 नहीं है, ठीक है। इसके तो तीनों ही कोण 60 नहीं है, 50 50 और 80, ठीक है। तो ये भी तीनों के तीनों कोण क्या है 60 नहीं है। तो अब हमें तो इसका पूरक चाहिए, मतलब हमें ना ये चाहिए ना ये चाहिए ना ये चाहिए। तो ऐसे कौन से त्रिभुज होंगे कि जिसमें कि ये सारी की सारी कंडीशन ना लगे, ठीक है। ऐसा कौन सा त्रिभुज होगा बता सकते हो, ठीक है। ना ये हो, मतलब एक कोण भी इससे भिन्न ना हो, दूसरा भी ना हो, 2 भी ना हो, तीनों भी ना हो, तो फिर कौन सा त्रिभुज कौन सा बचा हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास एक ही त्रिभुज बचता है कि जिसके क्या हो, सारे के सारे कोण क्या हो 60 अंश के हों। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए कि इन त्रिभुजों को, अगर सारे त्रिभुजों में से इन त्रिभुजों को हटा लिया जाए तो हमारे पास एकमात्र ये त्रिभुज बचता है, किसका, जो जिसके सारे के सारे कोण क्या हों 60 अंश हों। तो हम यहाँ पे यही लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, इसका मतलब इसका जो हल होगा वो क्या होगा, जो ए का पूरक हो वो क्या होगा, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय होगा, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसके सभी कोण क्या हों 60 या तीनों कोण 60 अंश के हों, और जिसके बच्चों तीनों कोण 60 अंश के होते हैं,
या फिर हम उसको बोलते हैं अर्थात कौन सा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 60 अंश के हों, कौन सा त्रिभुज कहलाता है वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसका आंसर समबाहु त्रिभुज हो गया। 60 अंश, तीनों 60 अंश उसी के तो होते हैं, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज के। ये आंसर हो गया बच्चों। तो अभी कोई होमवर्क में अलग से करने के लिए तो क्वेश्चन नहीं है, इन्हीं को तुम्हें अच्छे से समझना है, इनको कॉपी में भी उतारना है। तो यही होमवर्क है और इनको समझना है मेनली।